नमस्कार दोस्तों, निखिल कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का यूपी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो यूपी पेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों को एक रिवीजन बैच देने की कोशिश किया जा रहा है कि जिससे आपका सभी सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएं, जिससे आप आने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है इंडियन हिस्ट्री। तो आइए हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इतिहास के बारे में। ठीक, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इतिहास किसे कहा जाता है। देखिए, इतिहास का मतलब क्या होता है बच्चों? इतिहास का मतलब होता है बीता हुआ अर्थात अतीत। हम कह सकते हैं इतिहास के बारे में कि एक ऐसा ग्रंथ है। इतिहास क्या है? एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूर्व घटित घटनाओं का विवरण प्राप्त हो, वो क्या कहलाता है? इतिहास। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ग्रंथ जिसमें साक्ष्यों के आधार पर पूर्व घटित घटनाओं का विवरण प्राप्त हो इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। ठीक है बच्चों, अर्थात हम कह सकते हैं कि इतिहास का मतलब होता है एक ऐसा ग्रंथ जिसमें साक्ष्यों के आधार पर यह बताया जाए कि ये घटना कब घटित हुआ था। अब अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास को ही इंग्लिश भाषा में क्या कहा जाता है? हिस्ट्री। क्या लिखा जाता है? हिस्ट्री। ये जो हमारा हिस्ट्री है, यह एक ग्रीक अर्थात यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है। हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पूछताछ या ज्ञान। क्या होता है बच्चों? पूछताछ या ज्ञान। अगर हम बात करें तो एक यूनानी व्यक्ति थे जिन्हें का नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था? हेरोडोटस। इन्हें ही फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आइए हम जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिस्ट्री किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है, तो आप बताओगे कि हिस्ट्री ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पूछताछ या ज्ञान। अब अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ हिस्ट्री, तो आप बताओगे कि फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? हेरोडोटस। अब बात आती है इतिहास की, तो इतिहास को जानने के लिए हमें साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, अर्थात साक्ष्य का मतलब होता है स्रोतों की आवश्यकता होती है। अब आइए हम जानते हैं कि वे स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला आइए हम जानते हैं कि प्राचीन इतिहास के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक, आप लोग हेडिंग डालिए प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो किसी भी देश, जगह, स्थान अथवा स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? पुरातात्विक स्रोतों की आवश्यकता होती है। ठीक, वैसे अगर हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानना है तो हमें कुछ स्रोत की आवश्यकता होगी। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत वे कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, आइए हम जानते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्राचीन इतिहास के स्रोत। ठीक है बच्चों, आइए हम देखते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्राचीन इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। वे 3 भाग कौन कौन से हैं, हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा हो सकता है क्या? साहित्यिक साक्ष्य। क्या हो सकता है बच्चों? साहित्यिक साक्ष्य। दूसरा हमारा क्या हो सकता है? यात्री विवरण। क्या हो सकता है बच्चों? यात्री विवरण। ठीक,
और तीसरा हमारा जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, ऐतिहासिक साक्ष्य। क्या हो सकता है बच्चों, ऐतिहासिक साक्ष्य। ये आप लोग नोट कर लीजिए कि किसी भी देश जगह स्थित के बारे में जानकारी के लिए हमको कितने स्रोतों की आवश्यकता पड़ सकती है। पहला साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा यात्री विवरण, तीसरा ऐतिहासिक साक्ष्य। इसे आप नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। अब बात करें साहित्यिक साक्ष्य की, तो साहित्यिक साक्ष्यों को दो भागों में बांटा गया है। पहला धार्मिक साहित्य, क्या, धार्मिक साहित्य। दूसरा जो होता है वो है लौकिक साहित्य। ठीक, अब यही धार्मिक साहित्य की बात करें तो धार्मिक साहित्य जो होता है वो इसको भी हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। कौन कौन से दो भाग हैं, तो पहला हमारा है ब्राह्मण साहित्य। कौन सा है बच्चों, ब्राह्मण साहित्य। और दूसरा हमारा है ब्राह्मणेतर साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य। ठीक, अब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमारा क्या आएगा, तो आप सभी लोग जानते हो कि ब्राह्मण साहित्य का मतलब होता है वेद, पुराण। क्या क्या हो सकता है बच्चों, वेद हो सकता है, पुराण हो सकता है, आरण्यक हो सकता है, आरण्यक हो सकता है, स्मृति हो सकती है। ठीक, उसके अलावा हमारा क्या हो सकता है, महाभारत हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, रामायण हो सकता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ के में क्या क्या हो सकता है बच्चों, वेद हो सकता है, पुराण हो सकता है, आरण्यक हो सकता है, स्मृति हो सकता है, महाभारत हो सकता है और रामायण हो सकता है। ठीक, वहीं अगर बात करें ब्राह्मणेतर साहित्य की, तो ब्राह्मणेतर साहित्य का मतलब जो आपके ब्राह्मण है उनके साहित्य से हटकर। ठीक, तो इसका इसमें क्या होगा, इसमें होगा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैन धर्म। क्या बच्चों पढ़ेंगे, जैन धर्म। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। क्या पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक, वहीं यात्री विवरण की बात करें तो यात्री विवरण को तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या बांटा गया है, यूनानी, अर्थात यूनानी। ठीक, दूसरा अगर बात करें तो दूसरा हमारा है चीनी, और तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा होगा अरबी यात्री। ठीक, अब बात यात्री विवरण को क्यों महत्व दिया गया, क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ जैसे किसी भी देश विदेश के लोग जब भारत आए या इंडिया में आए तो उन्होंने यहाँ के रहन सहन, यहाँ के लोगों से बातचीत की और यहाँ के परिवेश जो है उनको अच्छे से जाना, फिर उसका वर्णन अपने द्वारा जो किताबें लिखी उसमें इन्होंने अच्छे से वर्णन किया। तो इसलिए किस इतिहास के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो यात्रियों के द्वारा, उनके द्वारा रचित जो कथाएं हैं या किताबें हैं उनसे मिलती हैं। ठीक, अब बात करें यूनानी कौन से यात्री थे, तो लिख लीजिए यूनानी में अभी आपने बताया कि हेरोडोटस। कौन, हेरोडोटस। लिखिए हेरोडोटस, लिखिए हेरोडोटस। सिकंदर क्या हो सकता है, दूसरा सिकंदर, मेगास्थनीज। उसके अलावा लिखिए मेगास्थनीज के साथ साथ आप लिखिए डाइमेकस। क्या होगा, डाइमेकस, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, डाइमेकस के अलावा कौन होंगे, पिलनी होंगे। पिलनी ने एक बुक लिखी है नेचुरल हिस्टोरी। क्या लिखा है, नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक, वहीं अगर बात करें चीनी यात्रियों की, तो चीनी यात्रियों के नाम जान लीजिए। चीनी यात्री कौन से लोग थे, तो उनका नाम याद कर लीजिए। सुंगयुन, क्या, सुंगयुन, ह्वेनसांग, लिख लीजिए सुंगयुन, ह्वेनसांग। और वहीं बात करें इतसिंग और फाहियान। ठीक, इतसिंग और फाहियान।
फायन। अरबी लेखक की बात करें तो अरबी यात्रियों की बात करें तो अरबी यात्रियों में आप लिख लीजिए कौन कौन से, अल मसूदी, अल बरूनी। कौन कौन से? अल मसूदी और अल बरूनी। नोट करिए बच्चों। नोट कर लीजिए। आइए अब हम देखते हैं ऐतिहासिक साक्ष्य। तो ऐतिहासिक साक्ष्य किसे कहते हैं? तो ऐतिहासिक साक्ष्य के अंतर्गत हमारा क्या आएगा? अभिलेख आएंगे। क्या आएंगे बच्चों? अभिलेख आएंगे, मुद्राएं आएंगी, मुद्राएं, सिक्के आएंगे, सिक्के, स्मारक, भवन आदि। ये किसके अंतर्गत आएंगे? ऐतिहासिक साक्ष्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक, नोट हो गया। आइए हम इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की, भारतीय इतिहास की। तो भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास को आप सभी लोग जानते हो कि 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बच्चों? 3 भागों में बांटा गया है। आप लोग हेडिंग डालिए भारतीय इतिहास या इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। आप लोग हेडिंग डालिए भारतीय इतिहास। ठीक, अब भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। वे कौन कौन से हैं? तो आइए हम जानते हैं। पहला हमारा जो है वो क्या है? प्राचीन इतिहास। क्या है बच्चों? प्राचीन इतिहास। वहीं अगर बात करें दूसरा तो प्राचीन के बाद है मध्यकालीन इतिहास। क्या है? प्राचीन इतिहास के बाद मध्यकालीन इतिहास। ठीक, और इसके बाद हमारा जो है वो क्या है? आधुनिक इतिहास। तो नोट कर लीजिए, इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। नोट कर लीजिए। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास हमारा 712 से कब तक माना जाता है बच्चों? 1707 ईस्वी तक। कब तक? 1707 ईस्वी तक। कब तक? औरंगजेब के शासन काल तक। और वहीं बात करें आधुनिक भारत की तो आधुनिक भारत जो है वो आप सभी लोग जानते हो कि 1707 के बाद से 1947 तक की जितनी भी घटनाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? आधुनिक भारत के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अब वहीं बात करें भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास के बारे में। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। तो प्राचीन इतिहास को अगर हम देखें तो स्रोतों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? स्रोतों के आधार पर हम बात करें तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो वो हैं हमारे, नोट कर लीजिए, पहले प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक, प्राचीन इतिहास को स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। वे कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमारा होगा प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक, दूसरा हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा है बच्चों? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, नोट करिए, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, तीसरा हमारा जो है वो क्या है बच्चों? ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ठीक, नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए।
नोट हो गया। तो आइए हम जानते हैं ये प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल है क्या। अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसका प्रमाण तो मिला है, लेकिन इसके बारे में ना तो कहीं पर लिखा गया है ना तो कभी पढ़ा गया। ठीक, तो प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसका प्रमाण तो मिला है। प्रमाण का मतलब होता है साक्ष्य अर्थात स्रोत। तो साक्ष्य या स्रोत तो मिला है, लेकिन इसके बारे में ना तो कहीं लिखा मिला है ना तो कहीं कभी पढ़ा गया। तो लिख लीजिए कि प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसका प्रमाण तो मिला है, लेकिन इसके बारे में ना तो कहीं लिखा मिला ना तो कभी पढ़ा गया। ठीक, नोट कर लीजिए, प्रमाण मिला है। ठीक, आगे ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आएगा। तो आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसके बारे में हमें प्रमाण भी मिला है और लिखा भी मिला है। क्या है बच्चों, प्रमाण भी मिला है और साथ ही साथ उसके बारे में लिखा भी मिला है। लेकिन अगर हम बात करें पढ़ने की, तो पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। ठीक, वहीं ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसका प्रमाण भी मिला है। क्या बच्चों, जिसका प्रमाण भी मिला है, लिखा भी गया है और साथ ही साथ लिखा भी गया है, साथ ही साथ पढ़ा भी गया है, पढ़ा भी गया है। नोट कर लीजिए आप। तो अगर आपसे कोई पूछे प्राचीन इतिहास को स्रोतों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो आप आसानी से बता सकते हो। प्राचीन इतिहास को स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। अब बात करें प्राग ऐतिहासिक काल की, तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हो कि एक ऐसा काल जिसके बारे में प्रमाण तो मिला है, लेकिन ना तो पढ़ा गया है ना तो लिखा गया है। वो काल हमारा क्या कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। अब वहीं बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में आप कह सकते हो कि ऐसा काल जिसके बारे में प्रमाण भी मिला है, लिखा भी गया है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है बच्चों। अब वहीं अगर बात करें ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल वह काल है जिसका प्रमाण भी मिला है, लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। ठीक, अब हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल की, तो प्राग ऐतिहासिक काल हमारा 2 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल हमारा 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है पाषाण काल, पहला हमारा क्या है बच्चों? पाषाण काल। दूसरा हमारा है ताम्र पाषाण काल। नोट कर लीजिए, ताम्र पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक, और वही बात करें आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमें पढ़ना है क्या बच्चों? देखिए ये सब हमको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। और वहीं बात करें आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्थात हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। किसके बारे में पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता। किसके बारे में बच्चों पढ़ना है हमको? सिंधु घाटी सभ्यता। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कब से कब तक था? तो आप लोग नोट कर लीजिए, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक, अगर यहीं पर प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के समय की को लिखना चाहें आप लोग, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। नोट कर लीजिए। आइए हम जानते हैं पाषाण काल और
ताम्र पाषाण काल के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्र पाषाण काल। तो अगर हम बात करें पाषाण काल का, तो पाषाण काल वह काल है जिसमें मनुष्य पत्थर के बने हुए औजारों का प्रयोग करता था, उसे हम कहते हैं पाषाण काल। अब ताम्र पाषाण काल की बात करें तो ऐसा मानो जिसके मस्तिष्क का विकास हो चुका था और विकास होने के साथ साथ वह पत्थरों के साथ साथ किसका यूज करने लगा, धातुओं का। और धातुओं में किस धातु का, तांबे का। अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि मनुष्य ने या मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो आप क्या बताओगे बच्चों, तांबे का। किसका, तांबे का। कैसा, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल और ताम्र पाषाण दो काल में बांटा गया। तो ताम्र का मतलब होता है तांबा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो इसका मतलब इसमें मनुष्य पत्थरों के साथ साथ तांबे का प्रयोग करने लगा, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, ताम्र पाषाण काल। अब पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें मनुष्य जो है वो पत्थरों का प्रयोग करता था। ठीक, आइए हम देखते हैं पाषाण काल को। तो इसको हम लोग रफ करते हैं और इसके बाद पढ़ते हैं। अब हम बात करें पाषाण काल की, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो पाषाण काल की अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, पाषाण काल के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालिए पाषाण काल, हेडिंग डालिए पाषाण काल, हेडिंग डालिए पाषाण काल। तो पाषाण काल आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, जिसे आप बोलते हो स्टोन एज। क्या बोलते हो, स्टोन एज। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिए स्टोन एज। क्या है, स्टोन एज, स्टोन एज। ठीक, अब बात करें हम पाषाण काल की, तो पाषाण काल को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। कौन कौन सा, तो आइए हम देखते हैं। तो पाषाण काल को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। पहला हमारा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा हमारा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरा अगर हम बात करें तो नव पाषाण काल। क्या है बच्चों, नव पाषाण काल। ठीक ठीक, वहीं अगर बात करें इसके समय की, तो आप सभी लोग जानते हो 5 लाख BC, 5 लाख BC से 10,000 BC का जो समय था, 10,000 BC का जो समय है वो क्या माना जाता है, पूरा पाषाण काल। वहीं अगर बात करें मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 से